स्वागत है बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों, आपको तो पता ही है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। 10वीं क्लास का इतिहास विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और कल से हमने पढ़ना भी क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। क्या पढ़ा था सर? मैंने बताया था आपको टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट हमने चालू कर दी थी, इसका नाम क्या था? ये आपकी किताब का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। याद आया कुछ? पहली यूनिट क्या थी आपकी? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहली यूनिट हमने क्या कर दिया था, पढ़ना चालू कर दिया था। क्या सर कंप्लीट हो गई थी? नहीं, अभी कहां, अभी तो उसमें हमें बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है ना। अभी तो उसमें हमें बहुत सारा पढ़ना है। क्या बताया था मैंने आपको? जो आपकी पहली यूनिट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको टोटल मैंने बताया था 6 पार्ट्स में बांटा गया है। और हमने कल कौन सा पार्ट देखा था? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये देखा था फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, राष्ट्र का विचार कैसे आया, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, उसके आगे से शुरुआत करते हैं। कल बताया था मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति के फिर कुछ बदलाव हुए, वो बदलाव भी बताए थे, है ना। ये सब क्या बताए थे? बदलाव बताए थे। और एक चित्र को समझाया था इस चित्र को भी समझाया था। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार एक कैलेंडर, उसके माध्यम से बताना चाह रहा है क्या, एक क्रांति हुई है और राजतंत्र से कहां की ओर जा रही है, फ्रांस प्रजातंत्र की ओर। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। क्या बताया था मैंने आपको? फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई। वहां क्या आ गया, राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर लोग क्या जाने लगे। और मैंने, आप याद करो, एक आपको पॉइंट बताया था, क्या एक चीज बताई थी कि वहां जैकोबिन की क्या होने लगी, जैकोबिन क्लबों की स्थापना होने लगी। ठीक हुआ क्या, जैकोबिन क्लब की जब स्थापना हुई तो एक समय बाद एक व्यक्ति निकल कर आए जिनका नाम था नेपोलियन। सर ये नेपोलियन बीच में कहां से आ गए? अभी तो हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी 1789 में, आपने क्रांति के प्रभाव बता दिए, है ना। राष्ट्र का विचार कैसे आ गया ये भी बता दिया, जैकोबिन क्लब वगैरह की स्थापना होगी ये भी बता दिया। अब सर नेपोलियन कहां से आ गए? उसके पीछे की एक कहानी है। कहानी क्या है? मैंने आपको बताया था 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। फ्रांस में प्रजातंत्र, फ्रांस में राजतंत्र की जगह क्या आया, मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी, ठीक। उसके बाद स्थापना हुई किसकी? जैकोबिन क्लब की। जैकोबिन क्लब की क्या हुई? स्थापना हुई। जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई तो जैकोबिन क्लब के सदस्य क्या करने लगे, वहां शासन करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जैकोबिन क्लब की सरकार गिर गई। कुछ समय बाद जैकोबिन जो क्लब था ना, उसकी सरकार गिर गई, ठीक। फिर क्या हुआ सर? फ्रांस में एक नया रूल आ गया, डायरेक्टरी रूल। फ्रांस में एक नया रूल आया, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल के बाद सत्ता संभालता है कौन? आपका नेपोलियन। मतलब कहीं ना कहीं लिंक है नेपोलियन किससे? आपकी फ्रांस की क्रांति से। उस पूरे चैप्टर, नेपोलियन भी कहां का था? फ्रांस का था। पता है आपको, 9th में पढ़ा भी होगा फ्रांस की क्रांति, तो हो सकता है नेपोलियन का नाम आपने सुना भी हो। तो नेपोलियन कहां का था? फ्रांस का ही था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सत्ता 1789 के बाद 1799 में राज्य की, फ्रांस की जो राजनीतिक सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई? अब एक व्यक्ति हुए हैं नेपोलियन। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, नेपोलियन। इनके हाथ में क्या आ गई? 1799 में राजनीतिक सत्ता आ गई, ठीक। अब क्या काम किए नेपोलियन ने और क्या क्या काम हुए वो देखते हैं। नेपोलियन क्या करते हैं? 1799 में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं। 1799 में क्या? राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। उसके अलावा सत्ता संभालते हैं वो आपकी कब? 1804 में। 1804 में पूरी तरीके से नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता संभाल ली। 1799 में 1799 में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की और धीरे धीरे फ्रांस की पूरी सत्ता अगले 5 सालों में किसके पास आ गई? 5-6 सालों में नेपोलियन के पास। तो नेपोलियन 1804 में क्या कर लेते हैं? फ्रांस की सत्ता संभालते हैं। और कब तक संभालते हैं?
1804 से लेकर 1815 तक उन्होंने क्या की, फ्रांस की सत्ता संभाली। 1815 में आगे बताऊंगा मैं, उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है एक युद्ध हारने के बाद। ठीक, अब जब नेपोलियन ने फ्रांस की क्या की, सत्ता संभाल ली, तो स्वाभाविक सी बात है कोई नया रूलर आएगा शासन करने के लिए, वो फिर क्या करेगा, अपने नए नियम बनाएगा। ठीक है ना, और ये महत्वपूर्ण है पढ़ना कि उसने क्या नियम बनाए। नेपोलियन ने सत्ता संभाल ली, फिर उसने अपने नए नियम बनाए। ठीक, नियम क्या बनाए और उन नियमों को किस नाम से जाना गया, नेपोलियन कोड और या सिविल कोड के नाम से। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि नेपोलियन कोड क्या है। ठीक है ना, या फिर नेपोलियन द्वारा नेपोलियन कोड कब लाया गया, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, या ये भी पूछ सकता है कि नेपोलियन कोड को दूसरे किस नाम से जानते हैं, सिविल कोड के नाम से जानते हैं। और ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नेपोलियन ने सत्ता कब संभाली, 1804 में, 1804 में। ठीक सर, 1804 में सत्ता संभाल ली और एक कोड लागू कर दिया, एक संहिता बना दी। कोड को इंग्लिश में क्या हाँ, कोड को दूसरा नाम क्या है, संहिता बोलते हैं। ठीक है ना, एक संहिता बना दी, नेपोलियन कोड ला दिया। क्या था ये, मन में क्वेश्चन आता है ना कि क्या था ये, तो आपको समझना पड़ेगा नेपोलियन कोड क्या था, क्या क्या नियम थे उसके, उसी से उसने क्या किया, शासन चलाया। अगर आपको लिखने को आए नेपोलियन कोड क्या है, तो आप क्या बताओगे, नेपोलियन द्वारा लाए गए नियम कानून जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। मान लो मैं अपने कुछ रूल बना दूं, कुछ नियम बना दूं, मेरा नाम राम है, ठीक है ना, मैं अपने कुछ बना दूं, क्या रूल बना दूं, नियम बना दूं, तो वो क्या कहलाएंगे, राम कोड, है ना, जो मेरे नियम है। इसी प्रकार से नेपोलियन कुछ नियम लेकर आया, उन्हें किस नाम से जाना गया, नेपोलियन कोड के नाम से। या फिर नेपोलियन के जो कानून थे उन्हें किस नाम से जाना गया बच्चों, नेपोलियन कोड के नाम से। ठीक, अब था क्या क्या इसमें, सबसे पहले नेपोलियन ने वापस से क्या किया, फ्रांस में प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र वापस ला दिया। अब आपने देखा था 1789 में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र का विचार, राष्ट्र बना, जोकोविन क्लबों की स्थापना हुई, डायरेक्टरी रूल आया, एक नया व्यक्ति उभर कर आया जिसका नाम मैंने क्या बताया, नेपोलियन। धीरे धीरे पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई, नेपोलियन के हाथ में आ गई। जब पूरी सत्ता नेपोलियन के हाथ में आ गई तो नेपोलियन फिर अपना एक नियम ही लेके आ गया, नेपोलियन कोड नाम से। सबसे पहला उसने काम क्या किया, फ्रांस में जो राजतंत्र की जगह वापस से क्या आ गया था, प्रजातंत्र आ गया था फ्रांस में, उसको वापस प्रजातंत्र की जगह वो क्या लेकर आया, राजतंत्र। कहीं ना कहीं वो एक राजा बनकर क्या करने लगा, रूल करने लगा फ्रांस में। तो नेपोलियन कोड का पहला इंपोर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद होना चाहिए कि फ्रांस में राजतंत्र की जगह वापस से क्या आ गया आपका, सॉरी, प्रजातंत्र की जगह वापस से क्या आ गया आपका, राजतंत्र आ गया। ठीक, दूसरा काम क्या किया नेपोलियन ने, इस कोड में क्या कानून बनाया, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। ये जो नेपोलियन कोड आया उसमें दूसरा कानून क्या था, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। सर जन्म आधारित विशेषाधिकार कैसे होते हैं, मैं किसी रॉयल फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मैं किसी राजा के परिवार में मेरा जन्म हुआ, अब सरकार में ऐसा नियम है या इस देश में ऐसा नियम है, हो सकता मान लो ऐसा नियम हो कि जो किसी राज फैमिली में जन्म लेगा वो कहीं भी फ्री आ जा सकता है, वो कुछ भी फ्री ले सकता है, कुछ भी फ्री खा सकता है। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे क्या मिल गए, कुछ विशेषाधिकार मिल गए, जो दूसरे व्यक्ति जो आम वर्ग के थे उन्हें वो विशेषाधिकार नहीं मिले। लेकिन मेरा जन्म किस परिवार में हुआ है, राज परिवार में हुआ है, तो मुझे जन्म होते ही मेरे पास क्या आ गए, विशेषाधिकार आ गए। नेपोलियन ने बोला नहीं, जब एक व्यक्ति समान है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दो। ये अच्छा काम था किसका, नेपोलियन का। ठीक, अगला इस कानून में क्या काम हुआ, एक समान कानून और मानक मापन पद्धतियां, एक समान कानून और मानक मापन पद्धति। एक समान कानून और मानक मापन पद्धति का क्या अर्थ हुआ, वही बात आगे। हो सकता है कुछ कानून ऐसे रहे हों, हो सकता है कुछ कानून ऐसे रहे हों जो राजतंत्र, जो राजा वगैरह उनके परिवार हैं उनके बच्चों पर लागू नहीं होते, वही कानून जो गरीब किसान है, मजदूर है, उस पर लागू होते हैं।
उसने बोला नहीं, सभी व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। तो एक क्या लेकर आया, एक समान कानून। अगर किसी ने हत्या की है, मर्डर किया है या किसी ने चोरी की है, तो जो कानून आप एक मजदूर को दोगे या जो सजा आप एक मजदूर को दोगे, वही सजा आपको किसे देनी पड़ेगी, एक राजा के पुत्र को। वर्तमान समय भारत में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई चोरी करता है तो सभी के लिए अपना जो संविधान है, अपनी जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड कानून संहिता, वो सबके लिए क्या करती है, सजा का समान प्रावधान करती है। सेम यही चीज पहले ही लेकर आ गया कौन, नेपोलियन, अपने नेपोलियन कोड में। अगला काम क्या किया उसने, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। नेपोलियन कोड में नेपोलियन कोड के जो नियम कानून थे, अगला काम क्या था उसमें, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। एक वर्ड आया है यहां, एक शब्द आया है बच्चों, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या होती है, सामंती व्यवस्था आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। मैं भारत देश का राजा हूं, ठीक, मान लो हूं नहीं, मैं भारत देश का क्या हूं, राजा हूं, और मेरा साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक, मेरा साम्राज्य कहां, पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक है सर, अब क्या मैं देखने जा सकता हूं अपने राज्य को जम्मू कश्मीर तक, या मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं राजा होते हुए, मेरा राज्य जम्मू कश्मीर में भी है, मेरा राज्य नीचे कर्नाटक में भी है, तो ऐसा क्या, और संसाधनों का अभाव है, पहले गाड़ी और घोड़े ये सब प्लान तो होते नहीं थे, तो ऐसा क्या संभव है कि मैं यहां से बैठे बैठे वहां भी डेली जाके अपना राज्य देख लूं, नीचे साउथ में कर्नाटक में जाके अपना राज्य देख लूं, नहीं, संभव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उन क्षेत्रों में अपने क्या नियुक्त कर दूंगा, सामंती व्यवस्था या सामंत नियुक्त कर दूंगा। जहां मैं जा नहीं सकता डायरेक्ट, उन क्षेत्रों में मैं क्या नियुक्त कर दूंगा, सामंत नियुक्त कर दूंगा, और ये व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी सामंती व्यवस्था। तो नेपोलियन ने अपने कानून में सामंती व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला कार्य क्या किया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा, राइट टू प्रॉपर्टी को सेफ रखा, संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या रखा, सुरक्षित रखा। संपत्ति का अधिकार कैसा, पहले क्या होता था, कोई किसान है, उसके पास फसल है, अगर वो समय पर कर नहीं दे पाएगा तो उसके पास खेत है, अगर वो समय पर उस खेत में होने वाली फसल पर कर नहीं दे पाएगा, सरकार क्या या राजा क्या करता था, उस खेत को छीन लेता था। मतलब कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार किसका था, राजा का था। ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन ने अपने कोड में, अपने कानूनों में ये अलग कर दिया, बोले नहीं, जिसकी संपत्ति है उस पर उसी का अधिकार रहेगा। ये काम भी अच्छा किए। और क्या क्या काम किए, आओ वो भी देखते हैं। और क्या क्या काम किए वो भी देख लेते हैं। अगला काम किया नेपोलियन ने इस कोड के द्वारा, इस कोड में किसानों को भूदासत्व और जागीरदारों के शुल्कों से आजाद किया। अब यह एक शब्द आया है, भूदासत्व और जागीरदारों के शुल्क से आजाद किया। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई किसान है, मेरे पास क्या आया, कर लेने आया, पैसा लेने आया, मैंने उसे एक बड़े मात्रा में पैसा भी दिया और अत्यधिक मात्रा में उस पर क्या लगाया, टैक्स लगाया, ब्याज बोलते हैं, कर लगाया, ब्याज लगा दिया जो पैसा दिया उस पर। ठीक। अब अगर वो किसान पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होता है तो मेरा क्या बन जाएगा, वो दास बन जाएगा। वो दास बनेगा, आने वाले समय में उसका पुत्र दास बनेगा। अगर वो भी नहीं चुका पाएगा तो आने वाले समय में उसका पुत्र, ऐसी पूरा एक सर्कल चलता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी और वो किसान का परिवार कभी दासत्व से मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया, जो किसानों को जो भूमि का दासत्व बना लेते हैं वो पद्धति को समाप्त कर दिया। ठीक है। और जागीरदारों के शुल्कों से आजाद कर दिया। जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन होती थी, ठीक है ना, लोग उनसे पैसे लेने जाते थे, तो किसानों को उन शुल्कों से भी, करों से भी क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। यह भी अच्छा काम किया। उसके अलावा अगला काम क्या किया उसने, नेपोलियन कोड में क्या कानून था अगला, एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई। एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई। सर एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाने का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य हो सकता है उसका? उसका उद्देश्य ये हो सकता है, अभी
आप सभी ने 500 का, 1000 का तो चलता ही नहीं, 2000 का, 100 का, 200 का नोट देखा है। आप वो करेंसी लो, भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वो करेंसी क्या होगी, मान्य होगी। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी करेंसियां होती थी। हो सकता है कुछ करेंसी, है ना, दूसरे राज्य में नहीं चलता हो, है ना, और हो सकता है कुछ करेंसी दूसरे राज्य में नहीं चलती हो। तो जो व्यापारी होते थे उन्हें बहुत समस्या होती थी करेंसी को कलेक्ट करने में। तो नेपोलियन ने बोला समस्या का एक समाधान है, क्या करो, एक राष्ट्रीय मुद्रा चला दो। जैसे अपना रुपया है, आप रुपए लेके कहीं भी जाओ, ऐसे यूरोप वो क्या ना बोलते हैं, नेपोलियन ने एक राष्ट्रीय मुद्रा चला दी। और मुद्रा से, अब वो मुद्रा लेके आप फ्रांस में कहीं भी चले जाओ, और मुद्रा से क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी मिल जाएगा, आपको कोई स्पेशल मुद्रा की जरूरत या करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम भी अच्छा था उसके नेपोलियन कोड में, संहिता में। अगला काम, करों को बढ़ाया और सेंसरशिप लागू की। करों को बढ़ाया और सेंसरशिप लागू की, ये काम थोड़ा उसकी निगेटिव छवि बनाता है, ठीक है ना। करों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आयात निर्यात हो रहा है, उसके करों को बढ़ा दिया, है ना। किसान जो कर देते हैं, जमींदार जो कर देते हैं, उनके करों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आक्रोश आने लगा कि जिस व्यक्ति को लेकर हम आए, है ना, जिस व्यक्ति को लेकर हम आए वही अब क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर थोप रहा है। ठीक, दूसरा काम क्या किया उसने, सेंसरशिप लागू की। इस जो कोड बनाया उसमें एक नियम और था, क्या नियम था, सेंसरशिप लागू की। अब बच्चों यहां एक शब्द आया है, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या अर्थ होता है इस सेंसरशिप का? सेंसरशिप का अर्थ यह होता है, राज्य के बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी लिखेगा, छापेगा, बोलेगा, तो उससे पहले उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, राज्य से, उस राज्य के प्रशासक से, उस राज्य के राजा से, या उस राज्य के जो वहां शासन कर रहा है उससे। ठीक है, अपने मन से वो ऐसा बोल नहीं बोल सकता, न ऐसा कुछ छाप सकता है जो राज्य के विरोध में हो। इसे क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। मतलब कहीं ना कहीं उसने फ्रांस के नागरिकों पर एक, जो फ्रांस के जो नागरिक थे उनकी जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता थी, उनको क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया और छीन लिया, है ना। तो ये भी काम उसका क्या करता है, उसकी निगेटिव छवि बनाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या किया उसने, अगला काम क्या किया, या उस नियम में अगला काम क्या था, यातायात एवं संचार के साधनों को मजबूत किया। संचार के साधनों को मजबूत किया। सर इससे क्या फायदा हुआ? बच्चों, राजा नेपोलियन, उस समय नेपोलियन को क्या करना है, युद्ध करने जाना है कहीं दूसरी जगह, ठीक है ना। बहुत बड़ी मात्रा में क्या है उसके पास, सेना है। अब सेना को ले जाने के लिए क्या होने चाहिए, साधन होने चाहिए, यातायात होना चाहिए। अगर यातायात अच्छा नहीं होगा तो वो अपनी ये सेना को एक जगह से दूसरी जगह लेकर कैसे जाएगा। तो उसे समझ आई ये बात कि हमें क्या करना चाहिए, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में यातायात के साधन अच्छे करने चाहिए। तो उसने वही काम किया, यातायात के क्या कर दिए, साधन मजबूत किए। दूसरा काम क्या किया, संचार के साधनों, कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन के जो साधन थे उनको मजबूत किया। वो कैसे, पहले मोबाइल नहीं होते थे, ठीक है, मोबाइल तो होते नहीं थे, बस पत्र ही चलते थे। तो उसके लिए जगह जगह गुप्तचर अपने बैठा दो, गुप्तचरों को कोई बात पता चलेगी, वो संचार से, पत्र से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। मतलब अधिक मात्रा में गुप्तचर फैला दो आपके, तो वो भी क्या करेंगे, आपका कम्युनिकेट करेंगे, है ना। संचार के क्या हो जाएंगे, माध्यम हो जाएंगे। उस समय यही संचार का माध्यम था। तो नेपोलियन ने दोनों जो कानून थे, उसका जो नेपोलियन कोड है उसमें दोनों नियम डाले। ठीक, अगला काम उसका क्या था, सेना में जबरन भर्ती। सेना में जबरन भर्ती, यह काम उसका निगेटिव था, जिससे जनता में उसके प्रति क्या जागृत होने लगा, आक्रोश जागृत होने लगा। सेना में जबरन भर्ती क्यों, नेपोलियन विश्व विजय पर निकला, ठीक है ना। कल एक शब्द बताया था मैंने आपको, याद हो तो, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, इसका अर्थ क्या बताया था बच्चों, याद आया, क्या अर्थ बताया था इसका? इसका अर्थ बताया था अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का क्या करना, विस्तार करना। इसी नीति पर कौन चल रहा था, साम्राज्यवाद की नीति पर कौन सा व्यक्ति चल रहा था आपका, नेपोलियन चल रहा था,
ठीक है। जब साम्राज्यवाद की नीति पर चल रहा था तो जाहिर सी बात है बच्चों, समझने वाली बात है या खुद सोचने वाली बात है, मैं कहीं आक्रमण करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक बड़ी मात्रा में सेना होनी चाहिए। अब हो सकता है मेरी सेना छोटी हो और जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो सेना में आना नहीं चाहते हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेना में जबरन भर्ती करनी पड़ेगी। तो एक काम सिविल कोड में उसका यह भी था, नेपोलियन कोड में, कि सेना में जबरन भर्ती, जिससे लोगों में उसके प्रति क्या होने लगा, आक्रोश होने लगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछली स्लाइड में, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि नेपोलियन ने 1804 से लेकर 1804 से 1815 तक क्या किया, सत्ता संभाली। ठीक है ना, सत्ता संभाली, याद आया, कब से, 1804 से 1815। ठीक, बहुत सारे क्षेत्रों को उसने क्या कर लिया, नेपोलियन ने जीत लिया। ठीक है ना। तो फिर किसी एक राज्य का बस का नहीं हो रहा था, या किसी कोई एक राष्ट्र ऐसा नहीं, अकेला शक्ति नहीं दिखा पा रहा था, हिम्मत नहीं थी उसकी को नेपोलियन के खिलाफ क्या कर दे, युद्ध छेड़ दे। ठीक है ना। तो कुछ राष्ट्र इकट्ठे हुए, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। उन लोगों के साथ नेपोलियन की एक लड़ाई हुई, जैसे वाटरलू के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1815 में, और नेपोलियन की क्या हो गई, पराजय हो गई। और कुछ समय बाद नेपोलियन की क्या हो गई, वापस से नेपोलियन की पराजय और नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। कोई बोलता है उसको मार दिया, कुछ लोग बोलते हैं उसको जहर दे दिया, ऐसे कुछ चीजें, कोई बोलता है बीमारी हो गई थी, कैंसर। ठीक है। तो 1813 में नेपोलियन की क्या हुई, 15 में नेपोलियन की क्या, पराजय। ठीक है ना। और यहां से वापस से यूरोप में, सॉरी फ्रांस में कहीं ना कहीं वापस से क्या आ जाएगा, राजतंत्र। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब आप लोग याद ध्यान देना, एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ आपको। ठीक है, एक चित्र दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति है ये कौन है, नेपोलियन, नेपोलियन। ठीक, इस चित्र के माध्यम, और क्या पीछे दिखाई दे रहा है, एक थैला टांग रखा है उसने, उसमें से कुछ लेटर्स नीचे गिर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। एक व्यक्ति है नेपोलियन, एक पीछे उसने क्या थैला टांग रखा है और थैले में से कुछ कुछ लेटर्स जमीन पर गिर रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार यह बताना चाहता है कि एक समय बाद नेपोलियन के हाथ से धीरे धीरे उसका पूरा साम्राज्य चला गया। जिस प्रकार से ये लेटर्स गिर रहे हैं, ये लेटर्स किसका संकेत कर रहे हैं, उन क्षेत्रों का या उन देशों का जो नेपोलियन ने क्या कर दिए, वापस से गवा दिए। ठीक है ना। ये लेटर्स, गिरते हुए लेटर आपको क्या संकेत कर रहे हैं कि नेपोलियन के पहली जेब में थे सब, ये क्षेत्र नेपोलियन के पॉकेट में थे, लेकिन एक समय बाद वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन ने सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे खो दिया, सभी अपने देशों को जो जीते हुए थे उनको क्या किया, खो दिया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ। आपको याद क्यों रखना है नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता क्यों याद रखनी है, एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है ना। क्या बताया था मैंने आपको, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को। अब पीछे जाओ थोड़ा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे चैप्टर फर्स्ट को टोटल 6 पार्ट्स में बांट रखा है। ठीक है ना। तो पहला पार्ट क्या था उसका, फ्रांसीसी क्रांति, देख ली हमने। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार आया, और फ्रांसीसी क्रांति में ही फिर एक व्यक्ति आया था नेपोलियन, जिसने पूरा राष्ट्र बनाया। तो आपका चैप्टर फर्स्ट का जो पहला टॉपिक था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें जाना है किस ओर, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगला टॉपिक क्या है इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, चलो अब पढ़ेंगे अगला अपना अगला टॉपिक।